जैकब जब 9 साल का हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स नेटली और पीटर से रिक्वेस्ट की कि उसको नेटली के नाना का फॉरेस्ट हाउस देखना है। नेटली का भी मन था कि नाना के घर जाकर अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करे। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा और उसके हस्बैंड एडम को भी साथ लिया और पांचों फॉरेस्ट हाउस पहुंच गए। चारों तरफ घना जंगल और बीच में खूबसूरत घर। उसको ये शांत माहौल काफी पसंद आया। तुम्हारे नाना का ये घर तो बहुत अच्छा है यार। इसमें कितने कमरे होंगे, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आओ तुमको नाना जी का कमरा दिखाती हूँ। वो सभी को नाना जी के कमरे में लेकर गई। कमरे में उनकी पुरानी चीजों के साथ काफी सारा हार्डवेयर का सामान रखा हुआ था। तुम्हारे दादाजी हार्डवेयर स्टोर चलाते थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो यहाँ कुछ न कुछ बनाते ही रहते थे। तुम दोनों नाना जी का कमरा देखो, तब तक हम दोनों अपने लिए कमरा देख लेते हैं। ऐसा कहकर पीटर एडम को अपने साथ ले गया। मम्मी, मैं अपने लिए रूम देख लेता हूँ, ठीक है? घर से बाहर नहीं निकलना। अब नेटली और एलेक्सा दोनों उस कमरे में एकदम अकेले थे। उस कमरे के अंदर एक छोटी सी अलमारी भी रखी हुई थी। तुमको पता है, नाना जी अपनी इस अलमारी को किसी को नहीं खोलने देते थे। फिर तो जरूर इस अलमारी में कुछ खास होगा। नेटली कुछ कह पाती उससे पहले ही एलेक्सा ने अलमारी खोल दी। उस अलमारी में पुराने जमाने का कुछ सामान और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या है जो तुम्हारे नाना किसी को नहीं देखने देते थे। यार, इसमें जो कुछ भी लिखा है समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हाँ यार, फिर भी कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने में क्या हर्ज है। कुछ समझ में न आने के बावजूद भी एलेक्सा उस किताब को पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे किताब पढ़ रही थी, बाहर का मौसम खराब होता जा रहा था। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी थी और सफेद धुआं उठकर धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से किसी ने जोर से खिड़की के कांच पर दस्तक दी और दोनों ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। दोनों धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। एलेक्सा ने खिड़की खोली तो बाहर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अचानक से एक भयानक पंजा खिड़की से अंदर आया और उसने एलेक्सा का गला पकड़ लिया। बाहर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला हैवान खड़ा हुआ था और नेटली की डर के मारे हालत खराब हो गई। उन दोनों की चीख सुनकर पीटर, एडम और जैकब भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बेहद ही भयानक हैवान खिड़की से बाहर खड़े खड़े ही एलेक्सा का गला दबा रहा है। हैवान ने एलेक्सा के कंधे में मुंह मार दिया। नहीं! एडम ने टेबल पर रखी एक हथौड़ी उठाई और उसके हाथ पर 2-3 बार हमला किया। उसने एलेक्सा को छोड़ दिया, लेकिन एलेक्सा अब जख्मी हो चुकी थी। सब लोग यहाँ से चलो। एडम ने एलेक्सा को संभाला और सभी एक दूसरे कमरे में पहुंच गए। फिर एडम ने एलेक्सा को बेड पर लिटा दिया। एलेक्सा, प्लीज थोड़ी हिम्मत करो। तभी दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा। सभी ये आवाज सुनकर डर गए। 1-2 झटकों के बाद हैवान कमरे के अंदर दाखिल हो गया। हैवान उनको देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराया और फिर वो बेड पर लेटी हुई एलेक्सा पर टूट पड़ा। वो उसके कंधों से मांस चबा चबा कर खा रहा था। एडम ने देखा कि उसके कमरे में एक कुल्हाड़ी रखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो जमीन पर गिरकर शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर से मौसम बिगड़ गया। हैवान के शरीर से सफेद सफेद धुआं निकलकर एलेक्सा के मुंह के जरिए उसके शरीर में चला गया। एडम ने एलेक्सा को संभाला और सभी बाहर निकलने लगे।
चौखट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाहर का मौसम बहुत खराब हो गया है। चारों तरफ से सफेद धुआं उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बेहद ही डरावनी आवाजें गूंज रही है। नहीं बचोगे। धुएं ने उनको ऐसा घेर लिया कि उनको सांस आना भी बंद हो गया। सभी वापस अंदर आ गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। एलेक्सा एकदम शांत नजरें झुकाए खड़ी थी। एडम ने देखा कि उसके मुंह से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। एलेक्सा, तुम ठीक तो हो? ऐसा कहकर जैसे ही एडम ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया तो उसका भयानक चेहरा देखकर सभी का कलेजा मानो मुंह तक आ गया हो। आंखों की पुतलियां गायब थी और उसके मुंह से खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। उसने एडम की गर्दन पकड़कर पीछे तक घुमा दी। नेटली, चलो यहाँ से। तीनों भागकर फिर से नाना जी के कमरे में पहुंच गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जब नेटली की नजर किताब पर पड़ी तो उसने पीटर को बता दिया कि एलेक्सा ने यही किताब पढ़ी थी। क्या ये सब किताब को पढ़ने की वजह से हो रहा है? हाँ, उस किताब के पास एक लेटर भी था। 1 मिनट। ये कहकर नेटली ने वो लेटर निकाला। ये किताब मुझे इसी जंगल के एक गुफा के अंदर मिली थी। इसकी भाषा क्या है मैं पूरी तरह से तो नहीं समझ सकता, लेकिन इसको डिकोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस किताब के अंदर इंग्लिश फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो भाषा है वो इंग्लिश नहीं है। इस किताब में हैवान को जगाकर उसको वापस खत्म करने तक का तरीका लिखा हुआ है। शुरू के 3 पेज पढ़ने से हैवान जाग उठता है और फिर वो एक के बाद एक इंसानों को खत्म करना शुरू कर देता है। याद रहे, वो एक शरीर खत्म होने पर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता है। अगर उसको खत्म करना है तो पेज नंबर 181 वाले पेज को जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करने से हैवान की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वो फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको खत्म करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाना होगा, तभी उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब एलेक्सा की जगह एडम हैवान बन चुका था। वो बाहर खड़ा जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। नेटली, तुम पेज नंबर 181 पढ़ना शुरू करो। ये सुनकर नेटली ने किताब को पढ़ना शुरू किया। पीटर ने औजारों में रखी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजा तोड़कर एडम अंदर आया, पीटर ने उसके सिर पर हमला कर दिया। नेटली जोर जोर से किताब को पढ़ रही थी। जब नेटली ने पेज की आखिरी लाइन पढ़ी तो वो बहुत जोरों से चिल्लाया। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से भाग निकले, लेकिन बाहर से फिर से धुआं आता हुआ नजर आ रहा था और आवाजें भी फिर से शुरू हो गई थी। अब पीटर ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हमें उसके टुकड़े करके उनको जलाना होगा, तभी उससे छुटकारा मिलेगा। पीटर वापस उसी कमरे में पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी उठाई। कमबख्त, ये ले। उसने बिना रुके कुल्हाड़ी से कई बार उसके शरीर पर किए। उसके दोनों हाथ दोनों पैर धड़ से अलग हो गए। फिर पीटर ने टेबल पर रखा हुआ लालटेन उठाया और जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर आग फैल गई और उस आग ने हैवान के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। हैवान की भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। वो तीनों फिर से बाहर की तरफ भागे। धुआं वापस खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। तीनों बिजली की रफ्तार से कार में बैठे और वहां से निकल गए। नेटली कार में बैठी पीछे गर्दन घुमाकर अपने नाना जी के उस घर को देख रही थी, जिसके अंदर से धू धू करता हुआ धुआं निकल रहा था। छतरपुर नाम का एक गांव था, जिसमें दीपक नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। दीपक के परिवार में उसके 2 बच्चे राजू, मुन्नी और पत्नी सरला थे। पापा, एक बात बताऊं? कल राजू ने क्रिकेट खेलते समय
अपने स्कूल का कच्छा फाड़ लिया। क्या ये सही कह रही है राजू? नहीं नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। कच्छा बस उंगली भर उखड़ा था। और वो मैंने सिल दिया है। पापा, आपको मुन्नी के बारे में एक बात पता नहीं है। मुन्नी कल अपनी सहेलियों से एक लड़के के बारे में बात कर रही थी। अब तुम दोनों एक दूसरे की खिंचाई करना बंद करो और स्कूल के लिए निकलो। छतरपुर गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहा करते थे कि उस कुएं में माया है। गांव के बड़े बूढ़े छोटों को समझाते थे कि कुएं में चुड़ैल रहती है जिसके पास 7 सोने के बच्चे हैं। अगर कोई कुएं की माया को हाथ लगाएगा, दूसरे शब्दों में चुड़ैल के बच्चे को चुराएगा, तो उसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। दीपक के पास 10 बीघा खेती थी। इस बार उसने कर्ज लेकर खेती में ईख लगाई थी। इस बार खेत में बहुत बढ़िया ईख हुई है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि ईख बहुत घनी है। उम्मीद है फसल बेचकर इस बार अच्छी कमाई होगी। पापा, जब फसल बिक जाए तो मुझे एक नया स्कूल बैग ला कर देना। और पापा, मेरे लिए एक नया सूट सलवार। ठीक है, राजू के लिए एक बैग, मुन्नी के लिए सूट सलवार और सरला के लिए साड़ी लेकर आऊंगा। दीपक की फसल अच्छी हुई थी। वो फसल काटने की तैयारी कर रहा था कि एक रोज दीपक जब सोकर उठा तो उसे आसमान में धुआं दिखाई दिया। दीपक दौड़ा दौड़ा अपने खेत पर गया और सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गई? मैंने सेठ जी से कर्ज लेकर बीज बोए थे और पानी की व्यवस्था की थी। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा? दीपक दिन रात पैसों की चिंता में रहने लगा। सेठ के आदमी रोजाना दीपक के पास पैसे मांगने आते। दीपक, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। अगर तुमने रविवार तक सेठ जी के पैसे नहीं दिए तो तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। दीपक और सरला की रातों की नींद उड़ गई। रात में जब दोनों बच्चे सो जाते तो दीपक और सरला उधार चुकाने के बारे में बात करते। उन्होंने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिल पाई। क्या मैं कुएं की माया निकाल लूं? आज तक कोई कुएं की माया नहीं निकाल पाया, तो तुम कैसे निकाल लोगे? और अगर तुम मरा गए तो मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सेठ ने घर छीन लिया तो हम कहाँ मारे मारे घूमेंगे? एक रात करीब 2 बजे दीपक चुपचाप रस्सी डालकर कुएं में उतर गया। उसने देखा कि कुएं में चुड़ैल सो रही है और बराबर में 7 सोने के बच्चे रखे हुए हैं। दीपक ने चुपचाप एक सोने का बच्चा उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। हाय राम, क्या तुम चुड़ैल का बच्चा चुरा लाए? ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं कल शहर जाकर इस बच्चे को बेच आऊंगा। अगले दिन दीपक शहर जाकर बच्चे को बेच आया। उधर कुएं की चुड़ैल जाग गई। किसी ने मेरे बच्चे को चुराया है। मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हर रात गांव में आने लगी। बाहर आओ, बाहर आओ छतरपुर के पिल्लो। मैं तुम्हारी मुंडी सड़क पर रगड़ दूंगी। तुम्हारे बाल अपने हाथों से नोचकर तुम्हें गंजा कर दूंगी। जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटाओगे, तब तक मैं हर रात गांव में आऊंगी। तुमने मेरा बच्चा चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। एक रात दीपक की बेटी मुन्नी अपने बाल खुले रखकर दुकान पर कुछ सामान लेने गई। चुड़ैल उसके पीछे लग गई। मुन्नी घर पर पहुंचकर बालों को जोर जोर से गोल गोल घुमाकर हा हा हू हू करने लगी। अरे अरे, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे गांव वालों, आकर देखो तो सही, मेरी मुन्नी को क्या हो गया है? मुन्नी दीपक के बाल पकड़कर उसका सिर घुमाने लगी। तब कुछ गांव वालों ने आकर बीच बचाव किया। गोबर लाया गया और मुन्नी को सुंघाया गया। हालांकि दीपक ने अभी भी गांव वालों से इस बात को छिपा कर रखा कि उसने चुड़ैल का बच्चा चुराया है। जब सब गांव वाले अपने अपने घर चले गए तो सरला ने दीपक से कहा,
आप चुड़ैल के बच्चे को वापस लाकर कुएं में डाल आइए। अगर गांव वालों को पता लग गया कि आपने बच्चा चुराया है तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। चुड़ैल का बच्चा वापस लाना अब संभव नहीं है। वो तो मैं बेच चुका और उनसे जो पैसे मिले उससे मैं उधार चुका हूँ और नई फसल के लिए बीज भी खरीद चुका हूँ। अगली रात एक परिवार में जन्मदिन मनाया जा रहा था। बड़ी तैयारी चल रही है, मैं इन तैयारियों की धज्जियां उड़ा दूंगी। चुड़ैल घर के अंदर घुसकर उस लड़की में समा गई जिसका जन्मदिन था। केक नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन काटूंगी। अरे हमारी बेटी को क्या हो गया? तुम लोगों का खून पीकर ही मैं जन्मदिन मनाऊंगी। लगता है इसके अंदर चुड़ैल समा गई है। जल्दी से गोबर लेकर आओ। गोबर लाया गया और लड़की को सुंघाया गया। तब चुड़ैल ने उस लड़की के शरीर को छोड़ा। गांव में हर तरफ चुड़ैल के चर्चे हो रहे थे। नहाते समय चुड़ैल मेरे शरीर में घुस गई थी। मैं बिना कपड़े पहने बाथरूम से बाहर चला गया। चुड़ैल खाना खाते समय मेरे शरीर में घुस गई थी। मैंने एक साथ 50 रोटियां खा डाली। मेरी लड़की के अंदर चुड़ैल घुस गई थी और वो नागिन डांस करने लगी। एक दोपहर जब दीपक का बेटा राजू दीपक को खेत पर खाना देने आ रहा था तो चुड़ैल राजू के पीछे लग गई। राजू जब खेत पर पहुंचा तो उसने खाना फेंक दिया और जोर जोर से बकने लगा। हाँ, हाँ। राजू, राजू तुम्हें क्या हो गया? राजू होश में आओ। ये तुम क्या बके जा रहे हो? हे भगवान, इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। लगता है मुझे गांव वालों को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। दीपक मुखिया के घर गया। कहो दीपक, कैसे आना हुआ? मुखिया चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले बताओ तो सही क्या हुआ है? मुखिया चाचा, मैंने कुएं की माया को छेड़ दिया है। कुएं की माया? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ चाचा, परिस्थितियां ऐसी आ पड़ी थीं। मैंने ललित सेठ से उधार लेकर ईख की फसल बोई थी। फसल में आग लग गई और सारी फसल जलकर राख हो गई। बिना फसल बेचे मैं कर्जा कहां से चुकाता? इसलिए मैं चुड़ैल का सोने का बच्चा चुराने के लिए मजबूर हो गया। मुखिया ने सारे गांव वालों को बुलाया। दीपक ने जो भी किया था उसके बारे में सबको बताया। गांव वालों, दीपक मजबूर था। उसने मजबूरी में ये कदम उठाया। अगर हम में से किसी की फसल जल गई होती तो शायद हम भी यही करते। बाकी लल्लन सेठ का व्यवहार तो आप जानते ही हैं। इसलिए चुड़ैल की समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। गांव वाले दिमाग लगाते रहे कि क्या करना चाहिए। तभी दीपक की पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना एक मिट्टी का बच्चा बनाया जाए और उस पर सोने की पॉलिश चढ़ाकर उस चुड़ैल को सौंप दिया जाए। गांव वालों को ये आइडिया पसंद आया। रात के 12 बजे जब चुड़ैल गांव में आई तो उसे मिट्टी का पुतला सौंपा गया जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। चुड़ैल बच्चे को हाथ में लेकर वापस कुएं में घुस गई। फिर सारे गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। आज भी छतरपुर गांव के लोग डरते हैं कि कहीं चुड़ैल वापस ना आ जाए। सविता का महल जैसा घर है, पर पता नहीं आज कोई नौकर नहीं आया। सविता के घर में वैसे तो चौकीदार भी रहता है, पर पता नहीं क्यों आज चौकीदार भी नहीं है। इसी वजह से एक सेल्समैन सीधा सविता के घर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मैडम, जिंदगी में कभी ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी। चलिए निकल जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास हर वो चीज है जो इंसान को ऐशो आराम के लिए चाहिए होती है। तुम जैसा गरीब सेल्समैन मुझे क्या दे सकता है? तुम्हारी औकात ही क्या है? सविता सेल्समैन के चेहरे पर दरवाजा पटक देती है और अंदर चली जाती है, लेकिन सेल्समैन दरवाजा खोले बिना अंदर आ जाता है। सेल्समैन इस दुनिया का तो नहीं है, इंसान भी नहीं है, शायद
भूत है। तभी सेल्समैन माया का रूप धारण कर लेता है। अरे मैडम जी, अमीर मैडम जी, बड़ी बड़ी बात वाली मैडम जी, बड़ी औकात वाली मैडम जी, कुछ देना नहीं है तो कुछ दे ही दो। तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो कुछ दे ही दो। सविता डरते हुए जवाब देती है। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? प्लीज प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मैं तेरा कुछ लेने नहीं आया, मैं तो अपनी चीज लेने आया हूँ। नहीं, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं लिया। लिया है, जरूर लिया है। ये जो आंखें हैं ना, जो तुम मुझसे मिला नहीं पा रही हो, जिन आंखों से तुम गरीबों को देखती हो पर उन पर दया नहीं आती, ये आंखें जो इंसान की नीयत नहीं उसका बैंक बैलेंस देखती हैं, ये आंखें मेरी हैं, ये आंखें मेरी हैं और मुझे वापस चाहिए, अभी चाहिए। पर ये आंखें तो डॉक्टर मेहता ने ट्रांसप्लांट करवाई थी, उसके लिए मैंने उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, उसी डॉक्टर मेहता ने मेरी आंखें तुम्हें दी है। मैं तो बस अपना छोटा सा इलाज कराने गया था, लेकिन उस नीच आदमी ने मेरा शरीर बेच डाला, आप जैसे अमीर आदमियों के लिए। और तो मेरे परिवार को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जब मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं आपको कुछ क्यों दूं? मेरी आंखें मैं वापस लेने आया हूं, या तो आप दे दो या मैं खुद निकाल लूंगा। ये सुनकर सविता डर के मारे भागने लगती है। तभी सेल्समैन अपना एक हाथ उठाता है तो सविता अपने आप ऊपर उठ जाती है और वो चुटकी बजाता है तो सविता की दोनों आंखें निकल जाती है। इन दोनों आंखों को वो अपने पास रखकर वापस चला जाता है। विनोद आज संडे के दिन भी अपने काम पर आया और काम शुरू करने से पहले वहां हमेशा की तरह शराब की बोतल निकालकर 2 पैक पीने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके सामने सेल्समैन आ जाता है। उसको देखकर गुस्से से विनोद बोलता है, तुम कौन हो? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? हाँ, तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं लगता कि तुम्हारी औकात इस ऑफिस में काम करने की है। चलो चलो निकलो बाहर। निकलते हो या फिर गार्ड को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं? साहब, मैं तो कुछ बेचने आया हूं, पर आप तो कुछ लेने के इरादे में नहीं लग रहे। एक काम करिए, कुछ तो लीजिए। अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि मुझे क्या बेचना है। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी होगी। अरे तुम्हारे जैसा सेल्समैन मुझे क्या दे सकता है? हाँ? चलो निकलो यहां से। ये सुनकर सेल्समैन अपने असली रूप में आ जाता है और सामने भूत को देखकर विनोद डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसके पैर चलते ही नहीं। अब कुछ लेना नहीं है तो कुछ दे ही दो। अपना कुछ नहीं दे सकते तो मेरा ही जो लिया है वापस कर दो, वापस कर दो। क्या लिया? कुछ नहीं लिया मैंने तुम्हारा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं। मुझे जाने दो, मेरा परिवार है। मेरा भी परिवार था साहब, मेरे भी सपने थे और मेरी भी किडनियां थी जो आपने ले ली। आपने ले ली क्योंकि आपकी किडनी शराब पी पी कर खराब हो गई थी। चलो बहुत ऐश कर ली, अब मेरी किडनी वापस करो। पर ये किडनी तो मुझे डॉक्टर मेहता ने दी है। मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए यार। तो मुझे तो नहीं दिए ना पैसे, मेरे परिवार को तो नहीं दिए। जिसको दिए हैं उसी से मांगना। पर किडनी तो अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम जैसे लोगों को लगता है कि तुम गरीबों को अपने पैरों के नीचे कीड़ों की तरह मसलते रहोगे, उनकी किस्मत का मजाक उड़ाते रहोगे, उनके भविष्य से खेलते रहोगे, हाँ? और उनके बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही खरीदते रहोगे जैसे बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हो। पर याद रखना, हर कुत्ते का दिन आता है और हर पापी की बारी आती है। आज तुम्हारी बारी आई है। ये कहकर सेल्समैन अपने हाथ ऊपर करता है और विनोद की किडनियां उसके हाथ में आ जाती है
वो हंसता हुआ ऑफिस से चला जाता है। सेल्समैन सबसे बाद में मेहता के हॉस्पिटल पहुंचता है। सेल्समैन जैसे ही मेहता के कमरे में पहुंचता है, मेहता पहचान जाता है कि वो कौन है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना? तुम तो। हाँ, मैं तो मर गया था, पर क्या करूं, अपनी कोई चीज देने के बाद मैं भूलता नहीं हूं, इसीलिए वापस लेने आया हूं। तुमने जिसको मेरी आंखें दी थी, जिस आंखों का इस्तेमाल वो सविता नाम की औरत लोगों को नीचा दिखाने के लिए करती थी, मैंने उससे वो आंखें ले ली। फिर आप जिस दारूखोर को मेरी किडनी दे आए थे ना, उसने अभी भी दारू पीनी नहीं छोड़ी, तो मैंने अपनी किडनी उससे वापस ले ली। ये कहकर सेल्समैन अपना खतरनाक रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता और डरते डरते कहता है, मैंने तुम्हारा जो भी लिया है सब दूसरों को दे दिया। मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, मुझे छोड़ दो। अरे बाबू, तुम्हारे पास जो था वो तो मैंने ले लिया, तुमने मेरी जान ली थी, अब मुझे वापस करो मेरी जान। सेल्समैन डॉक्टर मेहता को धक्का देता है और वो खिड़कियां तोड़ते हुए बिल्डिंग से गिर जाता है और कुछ ही देर में पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। सेल्समैन हंसते हुए वहां से चला जाता है।